इससे पहले कि हम इतिहास को डिटेल में पढ़ना शुरू करें, पहले हम यह जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास यानी कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का ओवरव्यू देखा था। आज का यह वीडियो आपसे एक क्वेश्चन के साथ शुरू होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि कल आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए तो आप बता ले जाओगे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि एक महीना पहले आपने कितने ट्रांजैक्शन किए तो भी शायद आप बता ले जाओगे, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ। लेकिन अगर एक साल पहले के ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का यहाँ पे क्या मतलब ये है कि जब हमें एक साल पहले के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं है तो फिर हज़ारों साल पहले के इतिहास के बारे में कैसे पता। जिस तरह एक साल पहले के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता करने के लिए आप अपने बैंक के पासबुक का सहारा लेते हैं, अर्थात पासबुक आपके ट्रांजैक्शंस की जानकारी का स्रोत बना, ठीक इसी प्रकार हज़ारों साल पहले की घटनाओं यानी कि इतिहास की जानकारी के लिए भी हमें कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और यही चीज़ें इतिहास की जानकारी के स्रोत बनते हैं। हालांकि इतिहास की जानकारी के कई स्रोत हैं, लेकिन अध्ययन की सुगमता को देखते हुए इन सभी स्रोतों को दो प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। तो चलिए पहले इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी तीन स्रोत आते हैं, जिसमें पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। धार्मिक स्रोत में भी तीन स्रोत आते हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। साहित्यिक स्रोत में अगला है धर्मनिरपेक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत चार स्रोत प्रमुख हैं, जिसमें पहला है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है पतंजलि का महाकाव्य और चौथा है बाणभट्ट का हर्षचरित्र। विदेशी विवरण भी साहित्यिक स्रोत का ही भाग है, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख स्रोत आते हैं, जिसमें पहला है मेगास्थनीज का विवरण, दूसरा है फाहियान का विवरण और तीसरा है हेंगसांग का विवरण। इतिहास की जानकारी का जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत पांच स्रोत प्रमुख हैं, जिसमें पहला है मृतभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, स्मारक भवन, सिक्के और अभिलेख। साहित्यिक स्रोत के लिमिटेशंस यानी कि इसकी सीमाएं। इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जिसके शासन काल में और जिसके द्वारा लिखा जाता था उसी से प्रभावित होता था। इसमें दूसरा प्रमुख कारण है कि इसमें तिथियों का विवरण नहीं मिलता है। पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं। यह वैज्ञानिक पद्धति कार्बन डेटिंग पर आधारित होता है। प्राचीन इतिहास के विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं, जिसमें पहला है लिपि के आधार पर प्राचीन इतिहास का विभाजन एवं दूसरा है वस्तु उपयोग के आधार पर प्राचीन इतिहास का विभाजन। लिपि के आधार पर प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल एवं तीसरा है ऐतिहासिक काल। वस्तु उपयोग के आधार पर प्राचीन इतिहास को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पाषाण काल एवं दूसरा है धातु युग। पाषाण युग को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। धातु युग को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कांस्य युगीन सभ्यता एवं दूसरा है लौह युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में भी चार भाग हैं, जिसमें पहला है मेसोपोटामिया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है चीन और चौथा जो हमें पढ़ना है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी तरह लौह युगीन सभ्यता को भी चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है यूनान, दूसरा है रोमन, तीसरा है ईरानी और चौथा भारत, जिसमें वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य को हमें पढ़ना है। लिपि के आधार पर प्राचीन इतिहास का विभाजन, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन शैली तो थी लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन शैली का पूर्ण विकास हो गया था और ये पठनीय भी है। वस्तु उपयोग के आधार पर प्राचीन इतिहास का विभाजन, जिसमें पहला है पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में अस्थायी आवास नहीं होते थे। मतलब ये है कि मनुष्य उस समय बंजारों की तरह जीवन जीता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली गुफाओं से ज्ञात होता है कि मानव समूहों में रहता था। आग की खोज इस काल की सर्वोत्तम विशेषता है। मध्य पाषाण काल।
इस काल के दौरान खेती का ज्ञान हो गया था और मनुष्य अन्न का संग्रहण भी करने लगा था। कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर था। सल्क और माइक्रोलिथ्स, सल्क यानी कि तेज धार वाले और माइक्रोलिथ्स यानी कि छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे। नवपाषाण काल में पशुपालन होने लगा था। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घर बनाए जाने लगे थे। अस्थायी निवास होने लगा था और बस्तियां बनने लगी थी। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है।